Hello everyone, welcome to my channel Dhwani Classes. So today we will discuss about फेडरलिज्म पार्ट 3। फेडरलिज्म से रिलेटेड दो टॉपिक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज़ अ 3 टॉपिक ऑफ द फेडरलिज्म। आपके 10th क्लास के चैप्टर्स में फेडरलिज्म के 4 पूरा जो फेडरलिज्म चैप्टर है वो 4 पार्ट में कवर हो रहा है। सो 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड एंड नाउ थर्ड पार्ट वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है वो लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में आपको बताया। देन फेडरलिज्म के अंतर्गत हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो पूरा सिस्टम पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हम कैसे कहते हैं कि इंडिया ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। सो लेट वी स्टार्ट द लेक्चर। आप सभी को पता है कि इंडिया में 2 टायर सिस्टम गवर्नमेंट है। 2 टायर सिस्टम गवर्नमेंट इट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ऑलरेडी पता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंतर्गत हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वी आर आवर कंट्री इज़ अ फेडरलिज्म कंट्री और आवर कंट्री इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, 3 लिस्ट सिस्टम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ये क्या लिस्ट है? लिस्ट सूचियाँ। किस तरह की सूचियाँ हैं पहले हम ये देखते हैं। There are 3 types of lists given in our constitution. First one यूनियन लिस्ट, second one state list, third one is a concurrent list. Fourth list one more is there, residuary list. I didn't write here but I just explain about that one. यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन नाम से समझ में आ रहा है ना। ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द नेशनल लेवल। यानी अगर हम बात करें जो ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल लेवल के हैं, नेशनल लेवल यानी होल कंट्री की बात करते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो किसके मैटर होंगे? ऐसे सब्जेक्ट जो है किस लिस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं? यूनियन लिस्ट में। जैसे जस्ट एग्जांपल नेशनल डिफेंस। अगर हम नेशनल डिफेंस की आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयर विंग्स की बात करें, ये क्या है? ये नेशनल सब्जेक्ट है, नेशनल लेवल का सब्जेक्ट है। और इससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं और जो भी न्यू टाइम में जो इम्प्लीमेंट करना है, कुछ चेंजेस करना है, वो सारा काम किसका होता है? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत दिया रहता है। उस पर लॉ बनाने का काम कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्योंकि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाना है वो अथॉरिटी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेकेंडली स्टेट लिस्ट ऑल्सो गिवन हियर। स्टेट लिस्ट क्या है? हिंदी में हम इसको कह सकते हैं राज्य सूची। क्या होती है राज्य सूची? इसमें जो विषय दिए हुए हैं वो सारे विषय, उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने के राइट्स, अथॉरिटीज़ वो किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना। जैसे अगर हम हमारी कंट्री में बात करें, अभी रिसेंट में यदि हम बात करें तो देयर आर 28 स्टेट, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटने के बाद एक जो 28 स्टेट हुए हैं। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। हर स्टेट के गवर्नमेंट को उनके राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि वो अपने स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ बनाए, उसको इम्प्लीमेंटेड करवाएं। जैसे एग्जाम्पल, मैं करंट एग्जाम्पल आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी कोविड से रिलेटेड चल रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया। कैसा लॉ बना दिया कि जो अनलॉक 5 है या जो लॉकडाउन जो भी ओपन हो रहा है अनलॉक 5 में, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भैया स्कूल से रिलेटेड जो भी मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे अपने स्टेट में अपने पूरे बाउंड्रीज़ के अंतर्गत जो भी स्कूल अगर ओपन करना चाहती है, जिस क्राइटेरिया में ओपन करना चाहती है, वो सारे राइट्स किसके हाथ में दे दिए? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन जो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन की बात करें स्कूल लेवल की, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की है
है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आ गए, यूनियन लिस्ट में। लेकिन स्टेट लिस्ट में अथॉरिटी किसके हाथ में दे दी है कि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मध्य प्रदेश के एरिया में कोविड की कंडीशन क्या है, और उस कंडीशन पर वहाँ की जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्कूल ओपन करना बेटर होगा या नहीं बेटर होगा। तो ये जो टॉपिक है वो किसका हो गया, स्टेट लिस्ट का हो गया। ये तो खैर करंट टॉपिक है इससे रिलेटेड, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इसके जरिए आप इसको प्रॉपर समझ पाएंगे कि यूनियन लिस्ट क्या है और स्टेट लिस्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट ऐसी थर्ड लिस्ट होती है जिसके अंतर्गत ऐसे मैटर्स, ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिस पे लॉ बनाना दोनों गवर्नमेंट का काम होता है। दोनों गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी इनमें ऐसे विषय दिए हैं, ऐसी इस सूची में इसको संवर्ती सूची भी कहते हैं, ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, मतलब कंकरेंट लिस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस लिस्ट में ऐसे मैटर प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंतर्गत बोथ द गवर्नमेंट, बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ आर हैविंग द राइट्स टू मेक अ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेड लॉ इन द होल द कंट्री, कह सकते हैं आप। जैसे अब ये सब्जेक्ट कौन से होंगे, लाइक एजुकेशन, है ना। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आएंगे। आई होप कि लिस्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट मैं एक और आपको लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, रेसिड्यूरी लिस्ट। अभी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे सपोज मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में कोई ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जिस टॉपिक पर लॉ बनाने के राइट्स यूनियन के हाथ में भी है और स्टेट के हाथ में भी। अब उस कंडीशन पर क्या होता है, सपोज वन टाइम में दोनों ने अपने अपने लॉ बना दिए और लॉ क्या हो गए, लॉ जो हो गए वो कंट्रोवर्शियल हो गया, है ना। यानी ऐसा लॉ बनाया जो कंट्रोवर्शियल की कंडीशन क्रिएट हो गई। तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं, रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता। मतलब जो रेसिड्यूरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट जो है वो उस पर पूरे राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। यानी दोनों के लॉ बनाने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लॉ बनाएगी वो एप्लीकेबल होगा। ज़्यादातर कंडीशन कहाँ क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट वाली कंडीशन हुई तो उस कंडीशन पर भी ऐसा होता है। करंट के एग्जांपल से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आई होप कि ये थ्री लिस्ट सिस्टम पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि थ्री लिस्ट सिस्टम से हमको समझ में आता है। और आगे कि इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस करता है, कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट दिया है लिंग्विस्टिक स्टेट। आई थिंक कि आप सभी को पता होगा लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है। हमारी कंट्री में जो साउथ के स्टेट ले लो या फिर इधर ईस्ट के स्टेट ले लो, सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना। वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज हम हिंदी और इंग्लिश को मानते हैं, बट हमारी कोई पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग स्टेट को लैंग्वेज बेस्ड पर डिवाइड कर दिया। जैसे रिसेंट का एग्जांपल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, है ना, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज जो है वो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट बेस पर वो सेपरेट हो गया। तो हमारा जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया में फर्स्ट टॉपिक पढ़ने का मोटिव क्या था कि हमारी कंट्री में लैंग्वेज के बेस्ड पर भी स्टेट को डिवाइड कर दिया गया, स्टेट को अपनी अथॉरिटी दे दी गई, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू कंट्रोल दैट वन। That is the reason we are saying that our countries are holding together federation. ये एक कारण है। दूसरी बात, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हम जो है कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, लैंग्वेज की पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुभाषी लोग रहते हैं। बहुभाषी मतलब मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो लैंग्वेज पॉलिसी को भी एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज, जैसे अभी 21 लैंग्वेज को हमने मान लीजिए मेन लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, या जो हमारी जो भाषा सूची के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है, भाषा सूची दी हुई है उसमें, उसके अंतर्गत जो भाषाओं को रखा गया, सपोज कोई ऐसी लैंग्वेज जो नई लैंग्वेज आ रही है जो ब्रॉडली स्पीकिंग हो गई, तो उसको क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत उसको भी उसका दर्जा दे दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में हमारी जो कंट्री है वो लैंग्वेज पॉलिसी को भी अडॉप्ट करता है। सो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है। फिर आगे बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत ही अच्छा और गुड टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। मतलब जो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो बहुत ही बॉन्डेज होता है, बहुत ही मजबूत होता है। कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोवर्शियल कंडीशन क्रिएट होती है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन जो है इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रल में जो लोकसभा राज्यसभा रन कर रही है, जो दोनों हाउस हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्टी रन नहीं कर रही है, बल्कि अलग अलग पार्टी, जितनी नेशनल पार्टी हैं, लोकल पार्टीज़ भी हैं, या जो नेशनल लेवल की पार्टी का जिनको दर्जा दिया गया, वो सारी पार्टी के विनर मेंबर वहाँ पर लोकसभा में और राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे सपोज अगर हम करंट में बात करें एमपी, तो एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर सेंट्रल में बात करें तो सेंट्रल में जो लोकसभा है वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि वो मेजोरिटी बेस पर गवर्नमेंट है। लेकिन विनर मेंबर्स जो है वो तो अलग अलग पार्टी के, आम आदमी पार्टी भी हो जाएगी, आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन वो मल्टी पार्टी को लेकर, साथ में लेकर एक गुड रिलेशन है। मान लीजिए किसी तरह की कोई कंट्रोवर्शियल कंडीशन होती है तो दोनों, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, दोनों आपस में मिलकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। सो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का डिवाइडेशन, है ना, विकेंद्रीकरण इन हिंदी वी कैन से। विकेंद्रीकरण मतलब पावर को अलग अलग अथॉरिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर लोकसभा को दे दी, कुछ पावर राज्यसभा को दे दी, है ना। अगर हम स्टेट में देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दे दी। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी पावर को डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव पावर अलग है, जुडिशियरी पावर अलग है। ठीक। सो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। सो ओवरऑल आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर ना हो जाए इसलिए मैं स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पर वीडियो को। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस इन इंडिया के बारे में, और वो लास्ट टॉपिक होगा फेडरलिज्म का। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।